तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट जो था वेल फाउंडेशन, उसमें एक टॉपिक है सीड फाइल। तो सीड फाइल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो सीड फाइल बेसिकली ये भी एक रिटर्निंग स्ट्रक्चर होता है। ये भी अपने जो दो पोर्शंस होते हैं, जैसे बैकफिल होता था लेफ्ट और राइट, दो इसमें दोनों तरफ सोयल को रिटर्न करके रखता है। तो अब इसमें क्या होता है, सीड फाइल के केस में सीड फाइल जो होता है आपका, इस केस में यह, क्योंकि इसमें हिल और टो नहीं होते हैं, ये वर्टिकल फ्लेक्सिबल मेंबर होता है, फ्रीली मेंबर होता है, मोनोलिथिक दूसरे कंपोनेंट दूसरी स्ट्रक्चर के साथ इसका कनेक्शन नहीं होता है। तो रिटेनिंग वॉल में यहाँ पे टो होता है, यहाँ पे हिल होता है, तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज वेरी flexible therefore it is used for the एक्सवेशन वॉल। तो अगर हम लोग ये रिवर बैंक है कहीं पे, ये रिवर बैंक है हमारा, और वहाँ पे रिवर बैंक या सी बैंक या कैनाल बैंक, उसके आसपास अगर कोई स्ट्रक्चर बनाना है, कोई वर्क करना है, कंस्ट्रक्शन काम करना है, और वहाँ पे दो लेवल बनेंगे। एक तो स्टीपर स्टीप लेवल बनेंगे, या आप कह सकते हैं कि अगर हम लोग एम्बैंकमेंट है, कोई एम्बैंकमेंट और उसको स्लोप को स्टेबल करना है और उसमें इरोजन या स्लाइडिंग स्वेल करना हो, तो वहाँ पे अभी हम लोग सीड फाइल यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब इस पोर्शन पे हमें स्ट्रक्चर बनाना है। तो अगर यहाँ पे रिक्वायर्ड डेप्थ नहीं है सोयल का, जहाँ पे फाउंडेशन बना सके, तो एक्स्ट्रा फिलिंग करना पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा फिलिंग अगर यहाँ पे हम लोग करेंगे बनाने के लिए, फाउंडेशन बनाने के लिए, और यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, अभी तो रिटेनिंग वॉल है, अगर कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये जो यहाँ की सोयल है वो स्लाइड करके इधर आ जाएगी, यानी कैनाल या रिवर के अंदर आएगी। यहाँ पे वाटर लेवल दिखाया गया है, वाटर लेवल। तो यहाँ पे सी के अंदर वाटर जो है उसका लेवल हो सकता है, कैनाल का वाटर लेवल हो सकता है, रिवर का वाटर लेवल हो सकता है। तो इधर ये स्लाइड कर जाएगी, या इरोजन या स्कोरिंग के थ्रू यहाँ पे सोयल, यहाँ पे एक पोजीशन नहीं रहेगा, यह मूव कर जाएगा, यहाँ से इधर इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस फेलियर को रोकने के लिए, स्लाइडिंग या कर सकते हैं इरोजन को रोकने के लिए, वो क्या, हम लोग एक स्ट्रक्चर यूज करते हैं जिससे सोयल को क्या कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं वो सीड पाइप। तो अगर एक्सकेवेशन का काम करना है, यहाँ पे भी एक्सकेवेशन का काम करना है, इस जोन में एक्सकेवेशन का काम करना है, और इसे वाटर यहाँ इंटर ना कर सके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सीड फाइल यूज कर लेंगे, और यहाँ से एक्सकेवेशन काम करते रहेंगे, फाउंडेशन बनाते रहेंगे। ये वाटर को रिटर्न करके रखेगा और स्लाइडिंग को रिटर्न करके रखेगा। तो यह रिटर्निंग वॉल होता है। अब रिटर्निंग वॉल के केस में हम लोग देखे थे कि बैकफिल इधर से है, तो इस पे लेटरल डायरेक्शन में प्रेशर लगता है, इसे लेटरल डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा। अब विच विच एक्सपीरियंस टू और अलाउ या टेंस टू स्लाइड द रिटर्निंग वॉल uh, along along the line of action of earth pressure. Then in this case uh, in this case in this case active earth pressure is act इन रिटेनिंग वॉल। तो अगर रिटेनिंग वॉल का केस है, तो उस केस में जो सोयल है लेटरल अर्थ प्रेशर लगाता है, और उससे लेटरल अर्थ प्रेशर लगे तो ये इधर मूव करेगा। अगर कहीं अर्थ प्रेशर रिटेनिंग वॉल को अवे फ्रॉम द बैकफील्ड मूव करा रहा है, तो उस एक्टिव अर्थ प्रेशर को, उस अर्थ प्रेशर को हम बोलते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो रिटेनिंग वॉल के केस में मोस्टली जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है, 100% या 99% कह सकते हैं, वो एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है। क्योंकि जो दूसरा पोर्शन होता है उसमें डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट, जो फाउंडेशन है, जो बेस स्लैब है रिटेनिंग वॉल का, वो ज़्यादा डेप्थ तक नहीं होता है, बहुत माइन्यूट डेप्थ तक हम लोग इसको बनाते हैं। कभी कभी तो क्या है कि वो दिखता भी है कि ये इसका फाउंडेशन है, तो ज़्यादा फीलिंग नहीं होता है, क्योंकि इधर से कुछ ना कुछ पास होगा, या तो रिवर पास होगा, या तो कोई बाईपास देते हैं हम लोग, चाहे रेलवे हो गया, चाहे रोड, दूसरा कोई रोड हो गया, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, कोई भी रोड हो सकता है, तो ये सर्विस रोड हो गया। तो डेप्थ ज़्यादा नहीं होता है। अब डेप्थ ज़्यादा न होने के कारण, इसके कारण जो प्रेशर जनरेट होगा, इसी कारण जो प्रेशर लगेगा इसके ऊपर, और वो उसकी वैल्यू भी कम होगी, क्योंकि डेप्थ की वैल्यू कम है।
तो अगर ये यहाँ इस डायरेक्शन से अगर रिटेनिंग वॉल या स्टेम के ऊपर प्रेशर लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव अर्थ प्रेशर। इसका मतलब ये रिटेनिंग वॉल है कि इसमें पैसिव अर्थ प्रेशर एक तरीके से नेग्लिजिबल होता है। लेकिन अगर हम लोग सीड पाइल का केस यूज कर रहे हैं, अगर हम लोग केस सीड पाइल का यूज कर रहे हैं तो सीड पाइल में अगर जो ड्रेज लेवल है, ड्रेज लेवल से हम लोग बोल रहे हैं कि कोई यहाँ पे हार्ड स्टेटा है, यानी वाटर या कह सकते हैं बेड लेवल से कितना डेप्थ ये इंसर्ट हुआ है सीड पाइल। अगर इस डायरेक्शन से देखें, अगर इस साइड से हम लोग देखें, इस साइड से अगर देखेंगे तो इतना डेप्थ ये इंसर्ट हुआ है सीड पाइल आपका। तो यहाँ पे ग्राउंड लेवल यहाँ पे होगा, ग्राउंड लेवल यहाँ पे होगा, ग्राउंड सरफेस यहाँ पे होगा। अगर इधर से देखें तो ग्राउंड सरफेस यहाँ से बनेगा। तो अब दूसरे साइड से जहाँ पे जो बेड लेवल हम लोग बोल रहे हैं, चाहे कैनाल का है, चाहे रिवर का है, चाहे सी का है, अब इधर से देखेंगे तो आपको इंसर्ट डेप्थ जो होगा, डेप्थ इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट, ये दूसरा होगा, इसकी वैल्यू अलग है। तो जहाँ जो भी डेप्थ यहाँ से इंसर्ट हुआ है उसी लेवल को हम बोलते हैं, जहाँ से ये मेजर करते हैं डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट, तो उसको बोल रहे हैं ड्रेज लेवल। क्योंकि ये पूरा हालो यहाँ पे सोयल नहीं है, डिप्रेशन है पूरा का पूरा, यहाँ पे कोई स्ट्रीम सिस्टम है। तो इसके डेप्थ को हम लोग डिनोट कर रहे हैं डी एफ, इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट। तो अगर सीट पाइल का केस देखें तो एक तरीके से दो ग्राउंड सरफेस बन जा रहे हैं। एक अपर, इसको हम बोलते हैं अपर ग्राउंड सरफेस, इसको हम बोलते हैं अपर ग्राउंड सरफेस, अपर ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस, और जो ड्रेज लेवल उसको बोल सकते हैं हम लोग लोअर ग्राउंड सरफेस। तो इसका एडवांटेज ये है, इसका एडवांटेज ये है कि जब भी हम लोग किसी कोई सी फ्रंटल या रिवर फ्रंटल कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसके सामने कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, चाहे कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तो सीड पाइल का यूज हम लोग बेसिकली वहाँ पे यूज करते हैं, जिससे एक्सकेवेशन या स्लाइडिंग ना हो। एक्सकेवेशन और स्लाइडिंग को रोकने के लिए हम लोग सीड पाइलिंग करते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हम देखें तो एक्टिव अर्थ प्रेशर यानी जो राइट साइड जो बैकफिल है, मेन बैकफिल है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम यह होगा, जो एक्टिव अर्थ प्रेशर काम करेगा। और दूसरी साइड जो ड्रेज लेवल के नीचे जो सॉइल फिल है, उसका डेप्थ डीएफ है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी ट्रायंगुलर होगा। अर्थ प्रेशर के कारण जो डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होता है ट्रायंगुलर है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इधर एक्टिव होगा, इधर पैसिव होगा। अब रिटेनिंग वॉल के केस में, इन केस ऑफ रिटेनिंग वॉल एक्टिव अर्थ प्रेशर इज रजिस्टर्ड बाय द ग्रेविटी लोडिंग। तो रिटेनिंग वॉल के केस में हम लोग का जो स्टेम है या रिटेनिंग वॉल जो बोल रहे हैं, चाहे टू है चाहे हिल है, तो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो उस केस में जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एक्ट करता था वो एक्टिव अर्थ प्रेशर करता था, और वो एक्सटर्नल लोड का काम भी करता था। अब इसके कारण ही फेलियर होते थे रिटेनिंग वॉल के अंदर। तो हम लोग एक्टिव अर्थ प्रेशर जो स्टेम के ऊपर एक्ट करता था, बैकफिल जो लेटर डायरेक्शन फोर्स लगाता है, उसको हम लोग रजिस्ट करते थे। अगर रजिस्ट नहीं करेंगे तो बहुत सारे फेलियर हम लोग पढ़े थे इससे पहले रिटेनिंग वॉल, उसमें बहुत सारे फेलियर क्रिएट करते थे, जैसे ओवर टर्निंग हो गया, स्लाइडिंग हो गया, टेंशन फेलियर हो गया, या बियरिंग फेलियर हो गया। ये तो सब इस तरह के फेलियर होते थे। ये किसके कारण होता था? तो यह अर्थ प्रेशर के कारण ही होता था। तो उसमें मैं वहाँ पे देखे थे कि जो उसको रोकने के लिए जो रजिस्टिंग फोर्स है, जो मेन कंपोनेंट होता था वो सेल्फ वेट होता था रिटेनिंग वॉल का। तो अगर एक्टिव अर्थ प्रेशर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उस केस में हम लोग इस तरह से डायमेंशन सेट करते थे, इस तरह से मटेरियल यूज करते थे जिससे इसका सेल्फ वेट बढ़ जाए। तो रिटेनिंग वॉल के केस में अगर एक्टिव अर्थ प्रेशर है तो उसको रजिस्ट करने के लिए केवल सेल्फ वेट हमारे आगे आता था, चाहे वो पूरा रिटेनिंग वॉल की बात हो चाहे स्टेम की बात हो। अब यहाँ पे चूंकि सीट पाइल है, यहाँ पे पैसिव अर्थ प्रेशर एक्ट कर रहा। अब यहाँ पैसिव अर्थ प्रेशर जो जनरेट हुआ है दूसरे साइड ड्रेज लेवल के नीचे, तो दूसरे साइड पैसिव अर्थ प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं या जनरेट हो गया है, उसका क्या रोल है यहाँ पे? तो पैसिव अर्थ प्रेशर का यहाँ पे रोल ये है कि इम्पोर्टेंट रोल ये हो जाता है कि जो एक्टिव अर्थ प्रेशर जो दूसरे साइड से बैकफिल, जो मेन बैकफिल वो जनरेट कर रहा है, उसको रजिस्ट करने लगता है, क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अपोजिट है। अगर एक्टिव अर्थ प्रेशर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो पैसिव अर्थ प्रेशर इस डायरेक्शन में लगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये एक दूसरे को काटने लगते हैं, एक दूसरे को रजिस्ट करने लगते हैं।
तो यहाँ पे जो ड्रेज लेवल के नीचे जो सॉइल है उसके कारण पैसिव अर्थ प्रेशर जनरेट हो रहा है। अब पैसिव अर्थ प्रेशर क्यों? क्योंकि यह सीट पाइल को बैकफिल की तरफ फोर्स कर रहा है, इसलिए ये पैसिव अर्थ प्रेशर हो गया। अब ये पूरा का पूरा पैसिव अर्थ प्रेशर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और ये वेस्ट नहीं जाता है, ये एक्टिव अर्थ प्रेशर के अगेंस्ट लड़ने के लिए क्रिएट होता है और उसको लड़ने में ये खर्च हो जाता है। तो पैसिव अर्थ प्रेशर रजिस्ट द इफेक्ट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। In a retaining wall, passive earth pressure or DF is very small. Then whatever passive earth pressure created or generated in case of retaining wall is very negligible. तो रिटर्निंग वॉल के केस में ये चीज़ें हम लोग नहीं पढ़े थे, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग सीट पाइल के केस में पढ़ेंगे। नोट अगर देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ सीट पाइल DF एंड पैसिव अर्थ प्रेशर इज प्रीडोमिनेंट एज कम्पेयर टू रिटर्निंग वॉल। तो DF या डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट जिसको बोलना है, डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट, और जो डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट के कारण जो सॉइल है जो पैसिव अर्थ प्रेशर क्रिएट कर रहा है सीट पाइल के ऊपर, उसकी वैल्यू अगर हम लोग रिटर्निंग वॉल के केस से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। इसीलिए हम लोग जब भी रिटर्निंग वॉल और सीट पाइल देखेंगे तो सीट पाइल एक बहुत ही कम डायमेंशन की एक स्ट्रक्चर होती है जो स्टील या वुड किसी चीज मटेरियल का बना होगा, तो उसको बहुत ज़्यादा हैवी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि जो पैसिव अर्थ प्रेशर जनरेट हुआ था सीट वाले केस में वो एक्टिव अर्थ प्रेशर को रजिस्ट कर लेता है, इसलिए सीट पाइल की डायमेंशन ज़्यादा नहीं रहती। Passive earth pressure is neglected in case of retaining wall, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। While in case of sheet pile, passive earth pressure is effective for design of sheet pile and stability of the sheet pile. The active earth pressure due to the backfill is stabilized or resisted by the passive earth pressure in case of sheet pile. This is the basic difference between the retaining wall and sheet pile. तो ये तो हम समझ लिए हैं कि ये बहुत बड़ी डिफरेंस है सीट पाइल और रिटेनिंग वॉल के बीच में, जिससे डिजाइनिंग पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, स्टेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। अब अगर ज्वाइंट और जंक्शन की बात करें, सीट पाइल जो बना होता है, मैन्युफैक्चर होता है, उसमें कैसे हम लोग बनाते हैं, तो कौन कौन से जंक्शन या ज्वाइंट्स यूज करते हैं सीट पाइल केस में, क्योंकि दो सेक्शन होते हैं, स्टील के सेक्शन होते हैं, तो दो सीट सेक्शन होते हैं और दोनों सीट को हम लोग कनेक्ट करके बनाते हैं सीट पाइल। तो वो कनेक्शन कौन होते हैं, तो अगर डायग्राम को हम देखें, डायग्राम के अंदर तो एक सीट ये है, एक मेंबर ये है, दूसरा मेंबर ये है, तो सीट 1 या सीट 2 हो, उसको हम लोग कनेक्ट करा रहे हैं यहाँ पे। तो जो कनेक्ट कराएंगे वो कौन सा ज्वाइंट या जंक्शन होता है, कौन सा जंक्शन या ज्वाइंट हम लोग यूज़ करते हैं, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट यूज करते हैं। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के थ्रू उसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। अब ये जो सी लाइक स्ट्रक्चर बनना, जो सी शेप का स्ट्रक्चर बनना, इसी को हम लोग बोलते हैं सीट पाइल, इसी को हम बोल रहे हैं सीट पाइल। ये प्लान व्यू है सीट पाइल का। अब टाइप्स ऑफ सीट पाइल की बात करें तो दो तरह के हम लोग मेजर जो सीट पाइल यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज कांटिलीवर सीट पाइल एंड सेकंड इज एंकर्ड सीट पाइल। कांटिलीवर सीट पाइल एंड एंकर्ड सीट पाइल, तो अभी जो हम लोग ऊपर डायग्राम देखे थे वो कांटिलीवर सीट पाइल होता है। अब कांटिलीवर सीट पाइल क्योंकि इसके पोजिशन जो कंपोनेंट है वो उसमें कांटिलीवर एक्शन होता है, चाहे वो एक्टिव अर्थ प्रेशर के कारण हो रहा है, चाहे वो पैसिव अर्थ प्रेशर के कारण हो रहा हो, तो वो कांटिलीवर एक्शन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कांटिलीवर सीट पाइल। सेकंड है एंकर्ड सीट पाइल। एंकर्ड सीट पाइल को क्या है कि अगर हाइट बहुत ज़्यादा है, सीट पाइल जो हाइट बहुत ज़्यादा है, तो उसके में कांटिलीवर एक्शन ज़्यादा होने लगता है, तो लोग क्या करते हैं, एक्टिव अर्थ प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाएगी, एक्टिव अर्थ प्रेशर की बढ़ जाएगी और पैसिव अर्थ प्रेशर अकेले रजिस्ट नहीं कर पाता एक्टिव अर्थ प्रेशर को, तो उसको हम लोग अब क्रॉस सेक्शन तो वही है, और रजिस्ट करने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। किसी टेंडन रॉड से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, जिससे ये इधर मूव ना करें, इधर बेंड ना हो जाए। तो अगर इसको हम लोग टेंडन रॉड से या एंकर टेंडन से या टेंडन एंकर्ड से इसको क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, तो यह ओवर टर्निंग होने से बचा देता है। तो अगर कहीं पे इस तरह का अरेंजमेंट यूज करा हम सीट पाइल केस में, तो उसको बोलते हैं एंकर्ड सीट पाइल,
sheet of steel or driven sheet of steel or driven into the ground to prevent the backfill entering into the एक्सप्लोटेड पोर्शन। तो मैं बताया था कि सिंपल क्यों यूज़ करते हैं, तो यहाँ एप्लीकेशन की बात कर रहा पोर्शन, एंड इट रिड्यूस द स्टेबलाइजेशन इनटू द बैकफिल। इट ड्रिवन बाय द ड्रिल मशीन, किसी मशीन के थ्रू हम उसको ड्रिल करते हैं, पंच कराते हैं, इंसर्ट करते हैं सॉइल के अंदर। अब अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो मेजर एप्लीकेशन ऑफ सीड पाइल इन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम फ्लो फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग पाइपिंग अंडरमाइनिंग। इसलिए हम लोग वहाँ पे सीड पाइल यूज़ करते हैं, तो वाटर को रोकने के लिए भी यूज़ करते हैं, वाटर को रजिस्ट करने के लिए यूज़ करें, जिससे जो वाटर है आप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम ज़्यादा मूव ना करे। अगर जल्दी से मूव करेगा तो अंडरमाइनिंग पाइपिंग या स्कोरिंग या इरोजन ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो फाउंडेशन है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का, चाहे वियर है, डैम है, बैराज है, वो फेल हो जाएगा। सेकंड अगर पॉइंट की बात करें, इट इज आल्सो नोन एज द कट ऑफ पाइल। अगर हम लोग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, डैम, वियर, बैराज, तो उस केस में यही सीड पाइल को हम लोग बोलते हैं, कट ऑफ पाइल भी बोलते हैं। व्हेन इट इज यूज इन द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर लाइक एज डैम एंड वियर, बैराज, तो ये तो हम लोग वही बात कर रहे थे कि अगर हम लोग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के किसी में अगर यूज़ कर रहे हैं सीड पाइल, तो उसको हम लोग बोलते हैं, यानी ये फाउंडेशन ये बेस होता है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का, उसको उसी से कनेक्ट करके वर्टिकल स्ट्रक्चर को हम लोग यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं सीड पाइल और कट ऑफ पाइल। अगर डायग्राम हम लोग देखें तो ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है। अब इसमें से अब ये वियर, बैराज, डैम कोई भी हो सकता है, और ये अप स्ट्रीम हो गया, ये अप स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम, और ये हो गया डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम हो गया। अब यहाँ से मैक्सिमम वाटर लेवल होगा, यहाँ से मैक्सिमम वाटर, और ये हमारा फाउंडेशन है, ये आरसीसी स्ट्रक्चर फाउंडेशन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, चाहे डैम, वियर, बैराज, इसमें से किसी का होगा। अब अगर ये अप स्ट्रीम में से यहाँ से वाटर शिफ्ट करके यहाँ जाएगा, अगर ये हम लोग स्ट्रक्चर यूज़ नहीं किए हैं तो ये वाटर ऐसे ही निकल जाएगा यहाँ से, और जब ये डाउन स्ट्रीम पे जाएगा और यहाँ पे भी कोई स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ नहीं किए हैं तो ये बाहर निकल जाएगा यहाँ से। तो जब ये बाहर निकलेगा तो अपने साथ सोयल का जो पार्टिकल्स हैं, सोयल पार्टिकल, वो अपने साथ बाहर लेके निकलेगा। अब एक पार्टिकल लेके निकला, फिर दूसरे, उसके पीछे जो वाटर जो है फ्लो करके आ रहा है, वो दूसरा पार्टिकल लेके निकलेगा। तो ऐसे अगर बहुत सारे पार्टिकल धीरे धीरे सोयल पार्टिकल्स अगर आपका निकलते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आता है कि एक डक्ट शेप बन जाता है, और डक्ट शेप बन जाएगा तो पूरी का पूरी ये जो फाउंडेशन के नीचे एक डक्ट शेप बन जाएगा। इस तरह से पूरी की पूरी सोयल पार्टिकल ही गायब हो गया। अब ये जो डक्ट शेप बन जाता है, धीरे धीरे पार्टिकल का एक्टिवेशन होने लगता है बिलो द फाउंडेशन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। इसी को हम लोग बोलते हैं पाइपिंग होना, अंडरमाइनिंग होना, इसे बोलते हैं अंडरमाइनिंग और पाइपिंग। अब अंडरमाइनिंग या पाइपिंग को रोकने के लिए बहुत सारे हम लोग अरेंजमेंट यूज करते हैं, बहुत सारे मेजर्स यूज करते हैं। तो मेजर्स जैसे अब ये मैं बताया, तो वर्टिकल स्ट्रक्चर जो होता है, अगर अपस्ट्रीम साइड में हम लोग यूज़ करें अपस्ट्रीम सीड पाइल, या इसी को हम लोग कट ऑफ पाइल बोलेंगे। अगर डाउनस्ट्रीम में हम लोग वर्टिकल स्ट्रक्चर यूज़ किए तो डाउनस्ट्रीम सीड पाइल या डाउनस्ट्रीम कट ऑफ पाइल हम लोग। और रिसेंट स्टडी और रिसेंट जो थ्योरी है उसके उसके बेसिस पे ये भी प्रूफ हो चुका है कि जो अगर डाउन स्ट्रीम साइड में हम लोग जो भी कट ऑफ पाइल या सीड पाइल यूज कर रहे हैं, उसको डीपर रखा जाए एज कम्पेयर टू अप स्ट्रीम। और इसके पीछे रीज़न ये होता है कि अंडरमाइनिंग और पाइपिंग पूरी तरह से रजिस्ट हो जाता है, तो मोर इफिशियंट होता है, मोर इफेक्टिव होता है अगर डीपर है डाउन स्ट्रीम वाला कट ऑफ पाइप। अब जो वाटर यहाँ से सीप करके जा रहा है, तो तुरंत का तुरंत ये डाउन स्ट्रीम पे ना जाए, उसको रोकने के लिए, तो डाउन स्ट्रीम में जितनी जल्दी जाएगा पाइपिंग उतनी जल्दी होगी। तो उसके प्रिवेंशन के लिए रेमडीज जो मेजर्स हैं, उसमें एक तो पहला मेजर ये होता है कि थिकनेस ऑफ जो फाउंडेशन है, थिकनेस है फाउंडेशन का, उसकी वैल्यू बढ़ा दें, उसकी वैल्यू बढ़ा देंगे, तब उसके इसमें क्या होगा, पाइपिंग रिमूव हो जाता है, पाइपिंग फेलियर जो होगा वो कम हो जाएगा। अब थिकनेस अगर कम है तो यहाँ से इंटर करेगा, यहीं चला जाएगा। अगर थिकनेस ज़्यादा तो पहले इतना डिस्टेंस, तो वर्टिकल डिस्टेंस इसको मूव ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाएगा इधर। तो थिकनेस बढ़ाएंगे तब भी पाइपिंग आपका रिड्यूस होता है। दूसरा लेंथ ऑफ फाउंडेशन, जो ये लेंथ है, लेंथ ऑफ फ्लोर ऑफ फाउंडेशन,
लेंथ ऑफ फ्लोर ऑफ फाउंडेशन एल की वैल्यू, अगर लेंथ ऑफ फ्लोर की वैल्यू अगर हम बढ़ा देंगे तो उस केस में भी क्या होगा, पाइपिंग की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, उस केस में भी पाइपिंग की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। थर्ड थर्ड ये भी हो सकता है रेमेडीज, अगर देखें थर्ड रेमेडी आपका कट ऑफ पाइल अगर हम लोग यूज कर दिए यहाँ पे, ये इम्परवियस मटेरियल का बना हुआ कट ऑफ पाइल, तो अब जो वाटर पाइल यहाँ से सीप करके अंदर से फिर यहीं चला जाता था, अब इसको इतना डिस्टेंस और ट्रेवल करना पड़ेगा, पहले यहाँ आएगा, इसको पार करेगा, फिर जाएगा ऐसे इस तरह से, फिर जाएगा और फिर इसको पार करेगा, फिर जाएगा यहाँ पे। इतने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद पता चला यहाँ पे रेनी सीजन है, रेनी सीजन है या फ्लडेड रीजन है, तो उस केस में वाटर शिफ्ट करके भी जा रहा है, यहाँ तक आते आते पता चला ड्राई जोन आ गया, ड्राई सीजन आ गया, तो उस केस में अंदर यह ग्राउंड लेवल के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकल पाता है, इससे पाइपिंग बच जाती है। तो जितनी लेंथ बढ़ाएंगे, जितना टाइम लगेगा ट्रेवल होने में वाटर पार्टिकल का अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम जाने में, उतना ही सेफ रहेंगे पाइपिंग में और अंडर माइनिंग में। तो हम लोग पूरा का पूरा जो अपस्ट्रीम से सीप करके वाटर अंदर जाता है डाउन फाउंडेशन के नीचे, उसको सारे अरेंजमेंट जितने भी हम लोग यूज करेंगे, मैक्सिमम अरेंजमेंट यही होते हैं कि उनका पूरा का पूरा मोटिव हो कि जो वाटर सीप करके अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ ट्रेवल कर रहा है उसको रोकना। तो उसके लिए बहुत सारे अरेंजमेंट हम लोग यूज करते हैं रोकने के लिए, जैसे थर्ड थर्ड ये हो गया आपका सीट पाइल, एंड फोर्थ हो गया आपका, अब यहीं पे रोकने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे ही यहीं से वाटर जल्दी इजीली सीप ना करे, तो उसको रोकने के लिए जैसे यहाँ पे अपस्ट्रीम लॉन्चिंग अपरन यूज करते हैं, एक स्ट्रक्चर और यूज करेंगे इम्परवियस मटेरियल का लॉन्चिंग अपरन, तो ये भी फोर्थ नंबर हो गया आपका लॉन्चिंग अपरन। फिर स्टोन पिचिंग कर देते हैं, स्टोन के बड़े बड़े आपका बोल्डर शेप के जो स्टोन्स होते हैं बड़े बड़े, उसको इसको रख देते हैं। अब ये इम्परवियस मटेरियल की तरह काम करता है, पिचिंग कर दी है। पहले क्या था, पूरा का पूरा सोयल था तो ये सीप करके अंदर चला जा रहा था, अब स्टोन पिचिंग करेंगे तो ये स्टोन क्या करेगा, रोकेगा उसको, तो स्टोन पिचिंग कर दिए। तो पांचवा ये भी आपका स्टोन पिचिंग से भी पाइपिंग और अंडर माइनिंग होता है, ये रिमूव हो जाएगा। दूसरा आप सिक्स मेजर्स ये होता है, सिक्स नंबर का मेजर अगर देखें तो क्ले का हम लोग क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं सरफेस पे, इसको ऐसे कोटिंग कर देंगे या फिनिश कर देंगे। अब इससे क्या होगा, वाइड बना होगा सरफेस के ऊपर, वो बंद हो जाता है। अब जब भी वाटर सिप फ्लो करेगा तो वो वाइड के थ्रू ही करेगा, सोयल के अंदर जो वाटर फ्लो करेगा वो वाइड टू वाइड कनेक्ट होकर फ्लो होता है। अब जैसे हम लोग कोटिंग करेंगे तो ये वाइड का हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं। अब ये हम लोग जो वाइड बंद करने का काम कर रहे हैं वो क्ले होता है, तो क्योंकि क्ले क्या होता है, सबसे माइन्यूट साइज की सॉइल होती है, तो यह इजीली बोर को क्या कर देता है, बंद कर देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्ले पडल। ऐसे सेम स्ट्रक्चर जब हम लोग अब अगर किसी तरह से ये सारे बैरियर को पार करके वाटर अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम भी अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम पहुंच गया, तो वहाँ भी हम लोग अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पे भी बाहर निकलने से रोकते हैं। तो वही सारे स्ट्रक्चर यहाँ भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लॉन्चिंग डाउनस्ट्रीम लॉन्चिंग अपरन, फिल्टर। फिल्टर क्या होता है कि इन्वर्टेड फिल्टर या ग्रेडेड फिल्टर हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे हम डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के जो सॉइल्स होते हैं उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख के हम लोग क्या करते हैं, जो सोलिड वाटर अपने साथ सोयल के पार्टिकल ला रहा था उसको कैप्चर कर लेते हैं, उसको बाहर नहीं निकलने देते हैं। तो सबसे नीचे जो होता है माइन्यूट साइज़ की सोयल के लेयर डालते हैं, फिर उसके ऊपर बड़ी, उसके ऊपर बड़ी, तो उससे क्या होता है कि वो फिल्टर हो जाता है, केवल वाटर बाहर निकलता है और सोयल पार्टिकल नीचे रह जाता है। तो ये सारे मेजर्स हैं। रेक्टिफाइंग कर सकते हैं, रेक्टिफाइंग मेथड से, जिससे हम लोग क्या करते हैं, पाइपिंग अंडर माइनिंग जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के अंदर हो रहा था उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं।
अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एंकर टेंडन है, एंकर सीट पाइल के अंदर एंकर टेंडन हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पे किसी स्लीपर का जो मटेरियल होगा, स्लीपर होगा वो, या सीट कोई ड्रिवन पाइल होगा, उसमें इसको क्या करते हैं, इसको टाई कर देते हैं। अब यह जो स्टोन भी हो सकता है, तो ये बड़े से स्टोन सपोर्ट्स होता है, एक आरसीसी मटेरियल का भी बना हो सकता है, तो ग्रेड के मटेरियल बने होते हैं। इसी में हम लोग इसको क्या करते हैं, टाई टाई कर देते हैं। इसको हम जो मटेरियल यूज करते हैं, जिसके अंदर हम लोग बांधते हैं, टाई करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डेड मैन। एंड पैसिव, अब इससे क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा, जो बाकी एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर के बच जा रहा था रजिस्ट होने में, वो इससे बच जाता है, जिससे ओवर टर्निंग जो सीट फाइल के अंदर होता है वो नहीं होता। पैसिव प्रेशर एग्जर्ट ऑन द डेड मैन, पैसिव प्रेशर एग्जर्ट ऑन ए डेड मैन, डेड मैन एंकर मस्ट बी लोकेटेड ए डिस्टेंस फ्रॉम द एंकर्ड वॉल। तो एंकर वॉल से, तो इसको हम लोग सीट फाइल को एंकर वॉल भी बोलते हैं, एंकर anchored wall, such that the can fully mobilize the rear passive pressure resistor outside of the anchored wall in active zone। ठीक है ना। तो ये मेथड होते हैं, तरीके होते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, जो एक्टिव अर्थ प्रेशर है उसको रजिस्ट करते हैं। स्टड या ब्रेसेस, जो ब्रेसेस होते हैं, ये भी एक तरीका से जो सीट पाइल होता है या एंकरिंग वॉल होता है उसी तरह यूज करते हैं। तो ये भी एक मेथड, उसमें दो दो सीट पाइल हम लोग लगे होते हैं और आपस में कोई स्टड मेंबर होता है, स्टड स्टड से जोड़ देते हैं। तो और अगर यहाँ पे कोई वर्क करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ के सोयल को रोक करके और यहाँ पे इजीली हम लोग कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। तो ब्रेसिंग भी उसमें से एक होता है। तो स्टड आर braces are a structural member designed to resist the pressure in the direction of their length. Studs are usually installed to extend from the flexible wall to an adjacent parallel structure। तो ये अगर इस तरह के हम लोग फिट पाइल का यूज़ किए हैं, आपस में दो और उनको ब्रेस से जोड़ दिए हैं, उनको स्टड से जोड़ दिए हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रेसिंग और स्टड। तो ये भी एक अरेंजमेंट होता है जिससे हम लोग सोयल को रिटर्न करके रखते हैं। तो ये भी रिटेनिंग स्ट्रक्चर के अंदर आता है। ये भी रिटेनिंग स्ट्रक्चर, यानी ऐसे सपोर्ट्स होते हैं, सपोर्ट्स मेंबर, या कह सकते हैं सपोर्ट स्ट्रक्चर विच विच कैन यूज फॉर रिटेनिंग द सोयल, सच एज रिटेनिंग वॉल और सीट पाइप। तो उसमें से ये भी होता है स्टट या ब्रेसिंग। फोर्स अगर देखें, रेकर भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये भी क्या करता है, सोयल को रिटर्न करने के लिए अगर सीट पाइल में यूज़ किया तो सीट पाइल को एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए हम रेकर प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम, अगर यहाँ पे देखें, डायग्राम में भी मेंशन है, ये सीट पाइल है, ये बैकफिल है, ये बैकफिल है। और यहाँ पे चूँकि फिक्स नहीं होता, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर नहीं होता है कि दूसरे से और कनेक्टिविटी से फैसिलिटी मिल जाए, तो मोनोलिथिक नहीं होता है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, इधर से जिधर डेज लेवल होता है या जिधर एक्सीवेटिंग एरिया होती है, एक्सीवेटेड जोन होता है, उधर से हम लोग एक स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं सपोर्ट करने के लिए इंक्लाइन डायरेक्शन, जिसको बोलते हैं रेकर। तो रेकर भी स्टडी होता है। अब ये टेंशन क्रिएट करता है, तो इस तरह से पुश करेगा, इधर पुश करेगा, और ये इधर रिएक्शन जनरेट होगा, इधर रिएक्शन जनरेट होगा। तो ये भी स्टड मेंबर होता है। स्टड हमेशा क्या होता है, टेंशन मेंबर होता है। स्टड क्या होगा, टेंशन मेंबर। तो रेकर आर द स्टड दैट आर position at an angle extended from the flexible wall to uh, a foundation block or supporting substructure।